स्पीशीज को कहते हैं बेस पेयर। केमिकल रिएक्शन में जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन रिच रहेगा क्या रहेगा, न्यूक्लियोफाइल, एंड इट विल डोनेट इलेक्ट्रॉन in a chemical reaction to form coordinate bond। coordinate bond बनाने के लिए वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला स्पीशीज हो जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला स्पीशीज हो गया वो एसिड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? सिमिलरली अगर ये कांसेप्ट अगर आपके क्लियर समझ में आता है, एसिड और बेस का क्या डेफिनेशन क्या है? एसिड इज एनी केमिकल सब्सटेंस व्हिच इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इलेक्ट्रोफाइल and accept electron in a chemical reaction form dominant bond। बेस क्या होगा? any chemical substance which is electron rich or nucleophile and donate electron in a chemical reaction to form a coordinate bond। chemical reaction में जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो बेस है और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो क्या हो जाएगा? एसिड हो जाएगा। तो एक छोटे से स्टेटमेंट यहाँ लिखेंगे दैट इज अकॉर्डिंग टू दिस लेविस कांसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड क्या काम करता है? एसिड डोनर, सॉरी एसिड क्या काम करेगा? एसिड इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, acid is electron acceptor while base is electron donor। ओके, तो ये एक सिंपल सा डेफिनेशन में है। ये दोनों अगर हम एसिड और बेस का डेफिनेशन समझ लेते हैं तो हमें ये बेसिक समझ में आता है कि एसिड लेविस के हिसाब से एसिड यानी कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और बेस कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता हो, ऐसे सब्सटेंस को हम कहेंगे Lewis acid and Lewis base। Okay, why the reaction अगर एक chemical reaction देखिए तो HCl, okay, when it reacts with ammonia, जब वो अमोनिया से रिएक्ट होगा तो it will form ammonium gas NH3 and coordinate bond with hydrogen। तो देखिए ये हाइड्रोजन जो है, ये जो हाइड्रोजन है ये अमोनिया में अटैच है यानी ये बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बन रहा है, कौन सा बॉन्ड बन रहा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, यानी कि इट इज अ मिक्सचर ऑफ NH3 एंड हाइड्रोजन। इट इज नॉट NH4, ये NH4 नहीं है, ये मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है? NH3 का और हाइड्रोजन का मिक्सचर है। तो ऐसे मिक्सचर को नाम दिया जाता है एटम। क्या नाम दिया जाता है? एटम, यानी ये इज अ मिक्सचर। ओके, नाउ इन दिस केमिकल रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड डोनेट इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? सॉरी, ये क्या कर रहा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है। ओके, तो देयरफॉर इट इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल, यानी इट विल एक्सेप्टर। तो अगर ये इलेक्ट्रोफाइल है एक्सेप्टर तो इसके हिसाब से क्या कहलाएगा? लेविस के हिसाब से ये हो जाएगा एसिड हो जाएगा। लेविस के हिसाब से ये हो जाएगा एसिड। क्लियर? और आपके जो NH3 है ये क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। न्यूक्लियोफाइल जिसमें से NH निकल रहा है, तो यानी ये इलेक्ट्रॉन का डोनर है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का डोनर है, and therefore it will be acting as a base in this chemical reaction। इस chemical reaction में ये बेस का काम कर रहा है। कौन बेस का काम कर रहा है? NH3, और HCl किसका काम करेगा? एसिड का काम। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ रहा है? सर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को डेटी बॉन्ड भी कहते हैं, तो किस बेसिस पे डेटी बॉन्ड कहते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को? कौन सा? सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डेटी बॉन्ड भी कहते हैं, तो डेटी बॉन्ड कैसे नाम पड़ा उसका सर? मतलब किस बेसिस पे डेटी बॉन्ड? जो डेटी बॉन्ड का जो कांसेप्ट है ये जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला टॉपिक हमारा जब आता है तब हम उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे मेरा समझाने का पॉइंट क्या है आपका
कि देखिए बॉन्ड बनना, देखिए कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड होता है और डीपी बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, वो होता है। तो बॉन्ड कौन सा बना, कैसे बना और उसका क्या नाम है, क्यों नाम आया, ये फिलहाल हम अपने टॉपिक में नहीं इंक्लूड कर सकते क्योंकि इसमें बहुत वास्ट टॉपिक बैकग्राउंड से पढ़ना पड़ता। ठीक है, हम यहाँ पे क्या समझ रहे हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, इसमें मैं आपको बता दूं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड यानी कि where there is electron is shared between two different species, दो species के बीच में जब इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है तो ऐसे वक्त हम कहेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एंड इट इज नॉट अ कंप्लीटली फॉर्म बॉन्ड, ये 100% बना हुआ बॉन्ड नहीं, तो मिक्सचर जैसा होता है, तो इसीलिए इसका नाम दिया गया एटम। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के जो भी सब्सटेंस बनेगा उसको एडप्ट कहते हैं, केमिकली एडप्ट हो जाता है, एडप्ट यानी मिक्सचर है। ओके, एंड इसमें क्या हुआ है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों मिक्स हुआ है तब जाके एडप्ट है। क्लियर? तो आपका जो क्वेरी है जो बॉन्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो बॉन्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आपका जो केमिस्ट्री का जो पार्ट है वो अदर सब्जेक्ट का पार्ट है, वो उस सब्जेक्ट पे डिस्कस होगा या आगे आपके चैप्टर में आएगा तो वहां पर डिस्कस होगा। क्योंकि यहाँ अगर अब 1 घंटा का वो क्लास होगा तो मेरा एक पूरा टॉपिक वैसे वैसे है। क्लियर? Yes, sir. Okay, now these are the three concepts of acid and base as per Arrhenius, as per Bronsted-Lowry, as well as per Lewis. Now there is another important matter, important discussion, that is amphoteric nature. कौन सा? Amphoteric nature of any substance. Okay. तो नेक्स्ट चीज, अब जैसे हमने एसिड पढ़ा, ओके, उसके बाद हमने बेस पढ़ा। तो एसिड यानी एसिडिक सब्सटेंस, प्रोटॉन डोनर, हाइड्रोजन डोनर या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये तीन कंसेप्ट हो गए। बेस क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्सिल आयन प्रोवाइडर और या फिर प्रोटॉन एक्सेप्टर या फिर इलेक्ट्रॉन डोनर। ओके, ये हमारे कंसेप्ट के हिसाब से होता है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस अब एक और तीसरा चीज आता है यहाँ पे, अपार्ट फ्रॉम एसिड एंड बेस देयर आर सम पोटेश एम्फोटेरिक, ओके, या फिर दे आर आल्सो नोन एज एम्फीप्रोटिक नेचर्स, या फिर और एम्फीप्रोटिक। So apart from acid and base, there are some substances which are called as amphoteric or amphiprotic. Okay, what are these substances? When any substance in a chemical reaction which can act as acid as well as base, depending upon the need of reaction. Depending upon the need of reaction, if any substance which act as acid or base, then such substances are called as amphoteric substance or amphiprotic substances. Okay, यानी कि ये ऐसे सब्सटेंस रहते हैं जो केमिकल रिएक्शन में किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन में एसिड का काम करेंगे और दूसरे कंडीशन में, दूसरे पर्टिकुलर कंडीशन में बेस का भी काम करेंगे। यानी ऐसा नहीं है कि एसिड है तो सिर्फ एसिडिक ही नेचर रहेगा या बेस है तो सिर्फ बेसिक ही नेचर रहेगा। ये केमिकल रिएक्शन के नीड के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, they will either act as acid or either they will act as base. Therefore, such substance which has property of both in particular condition, acid or base, they are called as amphoteric substance या फिर amphiprotic substances. Here we will study one example. यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज वाटर इज एग्जाम्पल, वाटर इज कंसिडर्ड टू बी एम्फोटेरिक। वाटर को कंसिडर किया जाता है एज एम्फोटेरिक। अगर और भी कई चीजें लाइक अमोनिया होता है और क्या कहते हैं और कई केमिकल्स हैं जो एम्फीप्रोटिक या फिर एम्फोटेरिक नेचर करके काम आता है, दोनों एसिड या बेस दोनों का रोल प्ले करता है in particular condition, but most important amphoteric substance to be studied is water. Water को study किया जाता है। How water acts as acid and base? See, in a chemical reaction, when water reacts with NH3, जब ये अमोनिया से react होता है, NH3 से react होता है, it
forms NH4 and it forms OH minus. Okay, so see, we know this ammonia is a base. ammonia base है. Okay, अब इसने यहाँ पे क्या बनाया? इसने यहाँ पे बनाया ये एसिड और ये OH हमें पता है कि ये बेस है. ओके, तो ऐसे कंडीशन में, ऐसे रिवर्सिबल रिएक्शन कंडीशन में ये जो वाटर रहेगा, वाटर इज डेफिनेटली एक्टिंग एज एसिड. तो सी वाटर ने एसिड का रोल प्ले किया यहाँ पे. कौन से कंडीशन में? जब वो रिएक्ट होता है अमोनिया के साथ. तो इस कंडीशन में वाटर ने क्या प्ले किया? वाटर ने एसिड का रोल प्ले किया. व्हाई? व्हेन वाटर रिएक्ट विद एसिड, जब वाटर एसिड, HCl मुझे पता है कि वाटर एसिड, सॉरी HCl एसिड है. ओके, मुझे पता है यहाँ पे क्या पता है? NH3 अमोनिया है. नाम मुझे क्या पता है? HCl is acid. So when it reacts with HCl, it will form ammonium hydronium ion H3O. कौन सा आयन? हाइड्रोनियम आयन. which ion? Hydronium ion and plus chlorine ions. So hydronium ion is acid and chlorine ion is base. तो ऐसे केस में ये वाटर क्या किया? वाटर है trade of base. तो see, water has played the role of acid as well as water has played the role of base. दोनों का रोल प्ले किया है वाटर ने. इस वजह से हम कहेंगे, we can say that water is amphoteric substance या फिर amphiphotic substance. What is amphiphotic substance? Any substance which can play or which behave acid and base both. इसमें acid और base दोनों का रोल प्ले करने की कैपेसिटी है. ऐसे सब्सटेंस को हम कहेंगे एम्फोटेरिक सब्सटेंस या फिर एम्फिप्रोटिक. क्लियर है यहाँ तक? यस सर. ओके, समझ में आ रहा है? देखिए, ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये किसी भी कंडीशन में बेस का रोल प्ले नहीं करेगा. अमोनिया किसी भी कंडीशन में एसिड का रोल प्ले नहीं करेगा. लेकिन वाटर ऐसा सब्सटेंस है कि जब उसको बेस से रिएक्ट करेंगे तो एसिड का काम करेगा. वाटर को अगर एसिड से रिएक्ट करेंगे तो बेस का काम होगा. यानी कि वाटर में एसिड और बेस दोनों रिएक्ट करने की, दोनों प्रॉपर्टी देने की कैपेसिटी है. यानी इट इज एम्फोटेरिक सब्सटेंस, एम्फोटेरिक नेचर या फिर एम्फिप्रोटिक सब्सटेंसेस. ठीक है यहाँ तक? Okay, now ये हो गया हमारा introduction to acid and base. आपको सिलेबस के टॉपिक is introduction of acid and base. Okay, now our next topic, हमारा जो अगला टॉपिक है as with respect to your syllabus is buffer. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? बफर्स. ओके, तो बफर्स करके कुछ सब्सटेंस आते हैं. बफर्स आर सम केमिकल सब्सटेंसेस. दे आर certain chemicals which have property that they avoid the changes in pH of any solution. बफर्स ऐसे सॉल्यूशंस रहते हैं, बफर्स ऐसे केमिकल सब्सटेंस रहते हैं जो किसी भी केमिकल सब्सटेंस का, एसिड का या फिर बेस का, उनका पीएच चेंज होने से रोकते हैं. ओके, तो सी देयर आर सर्टेन केमिकल सब्सटेंसेस which avoid the changes in the pH of acid or base. They are called as buffers. What are buffers? Buffers are the chemical substances which avoid the changes in pH of acid or base are called as buffer substances. ऐसे substances को हम क्या कहेंगे? Buffer कहेंगे. तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि pH क्या है. Before understanding
What is pH? pH of any substance is pH is capacity of any substance to release hydrogen ion in its solution. हाइड्रोजन आयन सॉल्यूशन बनाने पे वो कितना हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है, वो कैपेसिटी को उसको pH कहते हैं. कैपेसिटी को क्या कहते हैं? pH कहते हैं. And pH is measured in terms of a scale known as pH scale. इसमें मेजर करते हैं pH is measured in terms of a scale. It is called as pH scale. ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? यस सर, यस सर. pH के बारे में सुना है इसके पहले? यस सर. हाँ, तो pH कहाँ से कहाँ तक होता है स्केल? 1 से 14 तक सर. 1 से 14 तक होता है. वेरी गुड, वेरी गुड. तो pH स्केल जो होता है ना, pH स्केल एक स्केल होता है मेजरिंग द यूनिट फ्रॉम 1 to 14. एक से लेकर 14 तक यूनिट मेजर करता है. ओके, जिसमें जो बीच की वैल्यू होती है, सेंटर वैल्यू, वो होती है pH 7. ओके, अब ये pH स्केल में नंबर ये होते हैं pH 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 और ये 7. उसी तरीके से आगे भी pH यहाँ आता है 8 9 10 11 12 30. ऐसे pH स्केल पे नंबरिंग किया है. ओके, पता है आप लोगों को ये? ओके, नाउ any pH between 1 to 7, 1 से लेकर 7 तक अगर कोई भी pH है तो उसको माना जाता है एसिडिक सब्सटेंस. उसको क्या माना जाता है? एसिडिक सब्सटेंस माना जाता है. एंड any pH from 7 to 14, देखिए 7 को कॉमन किया जाता है. Any pH from 7 to 14, it is considered as pH between 7 to 14, they are considered as basic pH. जो भी सब्सटेंस का pH 7 से लेके 14 तक हो, उस सब्सटेंस को बेसिक सब्सटेंस माना जाता है. क्लियर? यस सर. और जो सब्सटेंस का pH 7 रहता है, इन सब्सटेंस का pH 7 रहता है, उसको कहा जाता है न्यूट्रल सब्सटेंस. क्या कहते हैं? इसका pH कितना रहता है? 7 रहता है. देखिए 7 को कॉमनली एसिड में भी लिखते हैं 1 to 7 और 7 to 4 बेस में भी लिखा जाता है. लेकिन अगर 7 pH है, 7 pH है, 7 pH है, तो 7 pH क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा. क्या हो जाएगा? न्यूट्रल. वाटर का pH 7 होता है, तो वाटर इज अ न्यूट्रल सब्सटेंस. हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, इनका pH कितना रहेगा? 7 से कम रहेगा, यानी एसिडिक. सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फाइड या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन, इनका pH 7 से ऊपर रहता है, यानी कि 7 से ज्यादा रहता है. यानी ये तो किसी एग्जांपल हो जाएंगे, ये एग्जांपल हो जाएंगे बेसिक सब्सटेंसेस के. ठीक है? यस सर. ओके, अब देखिए यहाँ पे हमें एक चीज समझना है कि अगर किसी सब्सटेंस का, किसी केमिकल सब्सटेंस का pH 7 से कम है, तो जितना 7 से कम होते जाएगा, जितना 7 से कम होते जाएगा, उतना उसका एसिडिटी बढ़ते जाएगा. 7 से जितना कम होते जाएगा pH, उतना उसका एसिडिटी बढ़ता जाएगा. यानी अगर 7 के बाद 6 है, 7 के बाद 6 है, माने ये क्या हो गया? एसिड तो है, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड है क्या? नहीं, ये हो जाएगा वीक एसिड. ये क्या हो जाएगा? वीक एसिड कहलाएगा. यानी इट इज pH इज नियर टू न्यूट्रल. उसका pH न्यूट्रल के करीब है. ओके, वीक एसिड 5 pH रहेगा तो भी वो वीक, लेकिन 6
अगर 5 पीएच रहेगा तो वो भी वीक एसिड, लेकिन 6 पीएच वाले एसिड से 5 पीएच वाला एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। अगर 5 पीएच और 6 पीएच के बीच में कंपैरिजन है तो 5 पीएच वाला एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा, 6 पीएच वाला वीक एसिड कहलाएगा। उसी तरीके से अगर 4 पीएच है तो 4 वाला और स्ट्रॉन्ग हो गया, इससे 5 और 6 से स्ट्रॉन्ग हो गया। अगर 3 पीएच है तो 3 पीएच और स्ट्रॉन्ग हो गया, इससे 4 5 पीएच स्ट्रॉन्ग हो गया। अगर पीएच 2 है या पीएच किसी सब्सटेंस का 1 है तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा कंपेयर टू अदर एसिड से कंपेयर करेंगे। समझ में आ रहा है? लेकिन जब कभी हम रेंज बोलते हैं एक दूसरे से कंपेयर करेंगे तो पीएच का आपको वैल्यू कितना पड़ेगा, किसका पीएच का से किसका पीएच ज्यादा है, जिसका वैल्यू नंबर ज्यादा वो वीक एसिड, जिसका वैल्यू नंबर कम वो स्ट्रॉन्ग एसिड। देखिए 6 पीएच यानी वैल्यू नंबर ज्यादा यानी ये वीक एसिड, 5 वैल्यू नंबर कम तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड, और कम वैल्यू होते जाएगा तो स्ट्रॉन्गनेस कंसंट्रेशन बढ़ते जाएगा और वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते जाएगा। ठीक है, क्लियर है सर? नेक्स्ट इसके बाद उसी तरीके से बेस भी जिसका वैल्यू ज्यादा तरफ जाएगा 7 से आगे वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। अगर किसी केमिकल सब्सटेंस का पीएच 8 है तो ये क्या हो जाएगा, वीक बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वीक बेस हो जाएगा, लेकिन न्यूट्रल नहीं है, वीक है, न्यूट्रल। उसी तरीके से अगर पीएच 9 होगा तो ये भी वीक एसिड है, लेकिन सब 8 पीएच वाले से स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, ये वीक बेस है, 8 पीएच होगा वीक बेस है, लेकिन जो 9 पीएच वाला सब्सटेंस रहेगा 9 पीएच वाला स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इससे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, 8 से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट इसी तरीके से अगर 10 पीएच है, 11 पीएच है या 12 पीएच है या 13 है तो इसका पीएच यानी जितना आयन बनाएगा बेस में वो उतना स्ट्रॉन्ग बेस होते जाएगा, उतना स्ट्रॉन्ग बेस होते जाएगा, और लोअर नंबर वाला उतना वीक बेस कहलाएगा। एसिड में लोअर नंबर कितना है, स्ट्रॉन्ग एसिड, हायर नंबर वीक एसिड। बेस में हायर नंबर स्ट्रॉन्ग बेस, लोअर नंबर वीक बेस कहलाएगा। समझ में आ रहा है? ओके, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके, अब देखिए जनरल प्रैक्टिकल में या जनरल थ्योरी में जब हम पढ़ते हैं एसिड और बेस, जब हम पढ़ते हैं तो सभी केमिकल को हम पीएच लिख के स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस नहीं कहते, या वीक बेस या वीक एसिड नहीं कहते। ठीक है, जब आप बुक्स में पढ़ते हो, जब आप प्रैक्टिकल में आते हो तो कई बार सभी का पीएच लिखा नहीं रहता है, वहां पे लिखा रहता है कॉन्सेंट्रेटेड या स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस और वीक एसिड लिखा रहता है। तो वीक बेस या वीक एसिड किसको कहेंगे, जब कभी किसी सब्सटेंस का पीएच 3.5 से कम हो जाए, 3.5 से कम हो जाए, किसी भी केमिकल सब्सटेंस का पीएच जब 3.5 से कम हो जाए तो ऐसे वक्त इसको कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर ये एसिडिक पार्ट है तो, और 3.5 से ज्यादा 7 से कम है तो वीक, तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड हो जाएगा, जिसका पीएच ये रेंज है। उसी तरीके से अगर 10.5 से पीएच अगर ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे, और अगर कम है तो ऐसे वाले केमिकल को हम कहेंगे वीक बेस कहेंगे। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके, तो इस तरह से पीएच होता है। क्या होता है? पीएच। अब जब किसी भी केमिकल सब्सटेंस का उसका सॉल्यूशन बनाया जाए वाटर में, यानी कि केमिकल का सॉल्यूशन बनाया जाए वाटर में, तो ये क्या करेगा, वाटर के अंदर H+ आयन और क्लोरीन आयन दोनों ऐड करेगा।
plus is acidic ion, chlorine is basic ion. Okay, H plus is acidic ion and Cl is basic ion. ओके, तो इनका जो डिसोसिएशन हुआ है HCl का, इसमें डिसोसिएशन हुआ है H प्लस एंड Cl माइनस। तो कितना डिसोसिएशन हुआ ये गिना जाता है और इस हिसाब से हम इसका डिसोसिएशन का फॉर्मूला बताते हैं। ओके, अगर ये एसिड है तो K लिखेंगे, स्मॉल p, उसके ऊपर K और A, PKA, ये एक किसके लिए है? एसिड के लिए, HCl एसिड के लिए। तो एसिड के लिए हमारा PKA क्या हो जाएगा? इक्वल टू concentration of H plus ion and concentration of Cl ion। तो ये जो PKA है, PKA क्या कहते हैं? PKA को कहते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट कहते हैं। PKA का क्या फॉर्म है? किसका फॉर्म है? डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये आगे आपको काम आएगा, इसलिए हम आपको इसका ब्रीफ आइडिया देते हैं कि कहाँ कैसे बनता है। डिसोसिएशन कांस्टेंट हो रहा है PKA। उसी तरीके से अगर हम कोई बेस लेते हैं तो उसका हो जाएगा PKB। बेस का क्या हो जाएगा? PKB। और बेस में हो जाएगा अगर बेस से सपोज हमने NaOH क्या दिया यहाँ से? NaOH। ये डिसोसिएट होगा Na प्लस OH माइनस से डिसोसिएट होगा। ठीक है, तो इसका डिसोसिएशन कैसा हो जाएगा? और इसमें डिसोसिएट होगा। ओके, OH और Na। देखिए ये जो PKA है डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड के लिए कहेंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड, और PKA इसका हो जाएगा डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस हो जाएगा। किसका हो जाएगा? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट माने डिग्री कितने अमाउंट में कोई भी केमिकल अपने सॉल्यूशन में सेपरेट हो जाता है इनटू आयंस, इसकी वैल्यू को कहते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट। ओके, इसका रोल, इसका जो यूज है वो आगे इक्वेशन उसमें आएगा, इसलिए हम आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। ठीक है यहाँ तक? ओके, now we will come back to our topic that is called as alcohol। अगर आपको pH समझ में आ गया है तो सपोज हमारे पास कोई एसिड है या हमारे पास कोई बेस है। ओके, अगर हमारे पास कोई एसिडिक सब्सटेंस है या बेसिक सब्सटेंस है और इसका हमने pH बना के रखा है कि ये एसिड का pH हमने बनाया है और वो एसिड का pH अगर 4 हो जाता है और यहाँ बेस है, इसका pH अगर बनाया है pH 12 है, तो जब इसको स्टोर करते हैं कुछ समय के लिए, अगर बना के रखे हैं, कुछ स्टोरिंग करने की आवश्यकता पड़ जाए, क्योंकि कोई भी केमिकल बना के 100% हमेशा तैयार नहीं रहता, उसको स्टोर करना पड़ता है। जब चाहिए तब हर चीज बन नहीं सकता, इसलिए स्टोर करना पड़ता है। तो स्टोर करने के दौरान बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर, बिकॉज ऑफ स्टोरेज कंडीशन, बिकॉज ऑफ अदर कंडीशन, सारे टेम्परेचर एनवायरमेंटल कंडीशन के वजह से ये एसिड का पीएच या फिर बेस का जो पीएच है ये अपने आप चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट, बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक, बिकॉज ऑफ द स्टोरेज कंडीशंस के वजह से पीएच अपने आप चेंज होता है। अब या तो पीएच बढ़ जाएगा यानी कि 4 के ऊपर 5 की तरफ बढ़ेगा, या कम हो जाएगा यानी कि 3 की तरफ, यानी पीएच चेंज हो जाएगा। उसी तरीके से बेस का पीएच या तो बढ़ जाएगा या तो पीएच कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ द स्टोरेज कंडीशन के साथ एनवायरमेंटल रिएक्शन का। तो अगर ऐसा होता है तो हमारा बनाया हुआ केमिकल पर्टिकुलर पीएच का बेस्ड है, हम उसको हमारे रिएक्शन में यूज नहीं कर सकते, पर्टिकुलर रिएक्शन में यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसका पीएच चेंज हो गया है। जिस किसी केमिकल रिएक्शन में एक्यूरेट पीएच सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसी जगह पे ऐसे सॉल्यूशंस का यूज नहीं किया जा सकता है जो स्टोर किए हो और स्टोर होने की वजह से जिनका पीएच चेंज हो गया।
तो क्या करें, बार बार तो हम बना नहीं सकते, हर बार तो पीएच एग्जैक्ट पीएच मेंटेन भी नहीं कर सकते, बिकॉज स्टोरेज कंडीशन को हर जगह 100% एक्यूरेट नहीं किया जा सकता। तो क्या करते हैं, अगर ये सॉल्यूशन यानी जिसका पीएच 4 था या जिसका पीएच 12 था, अगर इसका पीएच हमें जाते समय तक कैसा मेंटेन करना है, जो पीएच वैल्यू है वो वैसा ही मेंटेन करना है, यानी पीएच वैल्यू में चेंजेस नहीं लाना है, तो हम इसमें ऐसा केमिकल डालेंगे जो स्मॉल चेंजेस इन पीएच को अवॉइड करे इन सर्टेन कंडीशन, जो पीएच के चेंजेस को अवॉइड करे, पीएच के चेंजेस को रिस्ट्रिक्ट करे, रेजिस्ट करे टू चेंज इन द पीएच ऑफ सब्सटेंस, such substance which resist the change in the pH, they are called as buffer solution. Okay. ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, बफर्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, For solution. बफर्स कहते हैं। तो समझ में आया क्या होता है बफर्स? बफर ऐसे केमिकल सब्सटेंस रहते हैं जो पीएच के चेंजेस अवॉइड करे, एसिड के पीएच को चेंज भी ना होने दे या बेस के भी पीएच को चेंज ना हो। तो इस हिसाब से देखिए डेफिनेशन बफर्स की। व्हाट इज बफर्स? द रेजिस्टेंस कैपेसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन टू चेंजेस इन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अपॉन एडिशन ऑफ स्मॉल एसिड और अल्कली इज कॉल्ड एज बफर एक्शन। बफर एक्शन, बफर से क्या किया, बफर एक्शन। What is buffer action? To resist the changes in pH. What is buffer action? To resist the changes in pH. When in addition of small quantity of acid or base, थोड़ा acid और थोड़ा base डालने पे जो pH में changes आ जाए, तो ऐसे change को resist करने वाला जो action है, उस action को कहते हैं बफर एक्शन कहते हैं। एक्शन को क्या कहेंगे, बफर एक्शन। समझ में आया कि बफर एक्शन की बफर्स की डेफिनेशन सिंपल है, सब्सटेंस व्हिच रेजिस्ट द चेंजेस इन पीएच। म्यूट रखिए, आपका आवाज बहुत आ रहा है। जिसको क्वेश्चन पूछना है वो खाली अनम्यूट करे, बाकी लोग म्यूट रखिए। सब्सटेंस, देखिए सिर्फ बफर्स की डेफिनेशन हम पहले करते हैं। द सब्सटेंस व्हिच रेजिस्ट टू द चेंजेस इन पीएच आर कॉल्ड एज बफर्स, उनको बफर्स कहते हैं। अब बफर्स क्या करते हैं, बफर्स एक्शन करते हैं, बफर एक्शन। व्हाट इज बफर एक्शन? द रेजिस्टेंस कैपेसिटी ऑफ सॉल्यूशन टू चेंज इन हाइड्रोजन आयन concentration, the resistance capacity of solution to change in hydrogen ion concentration upon addition of small amount of acid or alkali, small amount of acid or alkali, alkali means base, small amount of acid or alkalis is called as buffer action, इसको buffer action कहते हैं। And the solution which exists, the solution which exhibit, solution which have or exhibit buffer action are called as buffer solution। ऐसे solution को buffer solution कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर? Yes, sir. The substance which exhibit buffer action is called as buffer solution. Is called as buffer solution. Okay. Now, what is buffer? कैसे? Combination buffers are generally combination of weak acid and its concentrate। क्या चीज आ रहा है सर, आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है बस। यस सर आ रहा है आवाज। ठीक है सर, ठीक है। बीच में आवाज कटता है। Okay, next is composition of buffers. Okay, composition of buffers. Okay,
Now what are this? What is the meaning of this composition? यानी बफर जनरली किससे बना है, कैसे बना है? तो क्या होता है, बफर सॉल्यूशन जो होता है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ weak acid and its conjugate base. Weak acid and conjugate base, while weak base and conjugate acid. तो देखिए बफर्स दो प्रकार के हो जाते हैं, टू टाइप्स ऑफ बफर है, एक एसिडिक बफर और एक बेसिक बफर। तो एसिडिक बफर का कॉम्पोजिशन होता है, इसका एसिडिक बफर का कॉम्बिनेशन ऑफ वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस, while basic buffers are composition composed of weak base and its conjugate acid. दो प्रकार के बफर सॉल्यूशन होते हैं, दैट इज एसिडिक बफर सॉल्यूशन एंड बेसिक बफर सॉल्यूशन। जो एसिडिक बफर सॉल्यूशन होता है, ये कॉम्बिनेशन है, इसका कॉम्बिनेशन है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड conjugate base, while basic buffers are combination of weak base and its conjugate acid. We will take one example. एक एग्जांपल लेते हैं, पहले का एग्जांपल, इसका एग्जांपल लेंगे हम एसिडिक बफर, weak acid and its conjugate base. So suppose we are taking म्यूट रखिए, जिसको क्वेश्चन नहीं है वो म्यूट रखिए। We are seeing the example of weak acid and its conjugate base, यानी एसिडिक बफर का एग्जांपल है। तो HCl का weak solution यानी weak HCl solution, weak HCl acid प्लस क्लोरिक आयन। अरे आसिफ भाई क्या बोल रहा है मोबाइल में आपका? अरे म्यूट रखिए आप लोग। ओके, वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस में जो एग्जांपल है इज एसिड HCl विद प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड आयंस। HCl एसिड विद प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड आयंस, ये एग्जांपल हो जाएगा एसिडिक बफर यानी कि वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस का एग्जांपल। ठीक है, दूसरा बेसिक बफर वेयर, इसका एग्जांपल फिर से समझाइए सर एक बार रिपीट कीजिए सर। एक मिनट सुनिए, कॉम्पोजिशन ऑफ बफर, जो बफर होते हैं वो कंपोज मेरे सिंगल सिर्फ एसिड या बेस अकेला अकेला बफर नहीं बनता है, जो भी बफर बनेगा वो कॉम्बिनेशन रहेगा। ओके, तो पहले तो ये समझिए कि दो टाइप के बफर होते हैं, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। अगर किसी सॉल्यूशन का एसिडिक वैल्यू चेंज नहीं कराना है तो एसिडिक बफर डाला जाता है, और अगर किसी सॉल्यूशन का बेसिक वैल्यू चेंज कराना है तो बेसिक बफर यूज किया जाता है। ठीक है, तो दो टाइप के बफर्स हैं, एसिडिक बफर्स एंड बेसिक बफर्स। नाउ एसिडिक बफर जो है वो उसका कॉम्बिनेशन, क्या कॉम्बिनेशन, इट इज कंपोज्ड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस, यानी एसिड में जो नेगेटिव पार्ट है उसी का आयंस, एसिड में जो नेगेटिव स्पीशीज है यानी हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन है, क्लोरीन नेगेटिव आयन है, तो जो नेगेटिव आयन है उसी के आयंस। ओके, तो यहाँ पे वीक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और क्लोरीन आयन इन एक्ट एज इट्स कॉन्जुगेट बेस, तो इसका कॉम्बिनेशन तो हमें मिल जाएगा एसिडिक बफर। ठीक है, उसी तरीके से weak base and conjugate acid, weak base and conjugate acid, here
ये बनाता है CH3NH3, ओके, पॉजिटिव आयन क्योंकि हाइड्रोजन ऐड हुआ। तो ये जो कॉम्बिनेशन है किसका कॉम्बिनेशन हो गया, ये कॉम्बिनेशन हो गया वीक बेस और उसका कॉन्जुगेट एसिड, वीक बेस और उसका एसिड। तो ये जो कॉम्बिनेशन बना, ये कॉम्बिनेशन है वीक बेस, सॉरी बेसिक बफर, इसका कॉम्बिनेशन बन गया बेसिक बफर का कॉम्बिनेशन। ठीक है यहाँ तक? यस सर क्लियर है सर। ओके, इसके बाद क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। ओके, इसके बाद देयर आर सम पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक, बफर की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, कैरेक्टर्स होता है, कुछ आइडियल नेचर होता है कि बफर क्या काम करता है, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक। तो बफर का पहला आइडियल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इट हैज डेफिनेट पीएच। बफर का पीएच डेफिनेट होता है, बफर ऐसा सॉल्यूशन है कि अगर उसको स्टोर भी किया जाए तो उसका पीएच चेंज नहीं होता। क्लियर? तो बफर सॉल्यूशन हैज अ डेफिनेट पीएच वैल्यू। ओके, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, बफर सॉल्यूशन हैज डेफिनेट पीएच वैल्यू। The buffer solution pH do not change until addition of strong acid or strong base. Okay, pH of buffer solution do not change until addition of strong acid or base। देखिए अगर बफर में वीक एसिड ऐड हो जाए थोड़ा बहुत तो उसका पीएच चेंज नहीं होगा, जब तक उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं ऐड किया जाए या स्ट्रॉन्ग बेस नहीं ऐड किया जाए या फिर उसको बहुत ज्यादा डाइल्यूट ना किया जाए, डाइल्यूट मैंने वाटर में ऐड किया जाए, तब तक इसका पीएच चेंज नहीं होगा। तो पीएच सॉल्यूशन बफर सॉल्यूशन के पीएच आसानी से चेंज नहीं होते हैं एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या फिर बेस, और जब तक स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस या बहुत ज्यादा डाइल्यूट न किया जाए तब तक पीएच बफर्स के पीएच चेंज नहीं होते। ओके, क्लियर? और ये क्या करते हैं, दे मेंटेन द पीएच ऑफ अदर सॉल्यूशन, मेंटेन पीएच ऑफ अदर सॉल्यूशन, दूसरे सॉल्यूशन के पीएच को मेंटेन करने के लिए बफर सॉल्यूशन काम आते हैं। फिर तीन इससे बेसिक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हो गए कि ये इसका डेफिनेट पीएच होता है, इसका पीएच चेंज नहीं होता है एडिशन ऑफ स्मॉल एसिड या स्मॉल बेस में, जब तक स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस नहीं डालेंगे या ज्यादा डाइल्यूट नहीं करेंगे तब तक पीएच चेंज नहीं होगा। और ये पीएच बफर सॉल्यूशन जो है ये यूजफुल है, किसलिए यूजफुल है, इट इज यूजफुल टू मेंटेन द पीएच ऑफ अदर सॉल्यूशन, दूसरे सॉल्यूशंस का पीएच को मेंटेन करने के लिए ये सॉल्यूशन यूजफुल है। ठीक है, नाउ क्लियर है आंसर? यस सर। नाउ नेक्स्ट इज बफर्स एक्शन, बफर का जो एक्शन होता है, कितना बफर कितना काम कर रहा है, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ बफर, बफर की जो कैपेसिटी होती है, बफर का जो एक्शन होता है ये मेजर किया जाता है, ये गिना जाता है एंड इट इज मेजर्ड बाय यूजिंग एन इक्वेशन कॉल्ड एज बफर इक्वेशन। ओके, बफर कितना एक्टिव है यानी कितना सॉल्यूशन, कितना एसिड या कितना बेस डालने पे पीएच चेंज होता है या कितने देर तक पीएच चेंज नहीं होता है, ये कैलकुलेट करने के लिए देयर इज एन इक्वेशन कॉल्ड एज बफर इक्वेशन, उसको क्या कहते हैं, बफर इक्वेशन कहते हैं। एंड दिस बफर इक्वेशन वाज डिराइव्ड बाय अ साइंटिस्ट नोन एज एंडरसन हेजलबैच, साइंटिस्ट का नाम है, और उसका बनाया हुआ इक्वेशन कॉल्ड एज एंडरसन हेजलबैच इक्वेशन। ओके, कौन सा इक्वेशन, बफर इक्वेशन।
किया बाय साइंटिस्ट नोन एज हेंडरसन हैसेलबैच। यानी दो साइंटिस्ट है, एक हेंडरसन नाम का था और एक हैसेलबैच नाम का साइंटिस्ट था। ये दोनों ने मिलकर इक्वेशन बनाया था, जिस इक्वेशन का नाम उन्होंने रखा, इनके नाम से इक्वेशन को नोटिस किया गया हेंडरसन इक्वेशन। एंड दिस इक्वेशन इज नोन एज बफर इक्वेशन। इस इक्वेशन को क्या कहते हैं? बफर इक्वेशन। ओके, क्लियर है यहाँ तक? ओके, क्या है हेंडरसन हैसेलबैच। हेंडरसन हैसेलबैच इक्वेशन, हेंडरसन हैसेलबैच इक्वेशन। ओके, इन्होंने क्या डिराइव किया? इन्होंने एक इक्वेशन डिराइव किया। इसके लिए इक्वेशन डिराइव किया बफर की। एंड व्हाट दे हैव स्टेटेड दैट द pH ऑफ a buffer solution depends upon the pKa of acidic member of buffer and log ratio of buffering species। अब देखिए, मैंने आपको pKa पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था मैंने? pKa पढ़ाया था ना, डिसोसिएशन कांस्टेंट पढ़ाया था ना। अभी आपको बताया ना, इसके पहले जब हम pH पढ़ा रहे थे, pH तो आपको pKa वैल्यू बताए थे। क्यों pKa वैल्यू बताए थे? क्योंकि उसका इक्वेशन का रोल यहाँ पे है, यहाँ पे वो इक्वेशन आएगा। ठीक है, तो pKa क्या होता है? pKa इज डिसोसिएशन वैल्यू है, डिसोसिएशन कांस्टेंट है। अगर A लिखा है तो एसिड, B लिखा है तो बेस। ठीक है, A लिखा है तो एसिड, B लिखा है तो बेस। तो व्हाट इज दिस बफर इक्वेशन? द pH ऑफ अ बफर सॉल्यूशन depends upon pKa, dissociation constant of acid of acidic member of the buffer। अब बफर में देखिए दो मेंबर होते हैं ना, बफर में दो मेंबर होते हैं। दूसरा मेंबर ये होता है weak acid प्लस conjugate base। ओके, और दूसरा क्या था? weak base और प्लस क्या था? conjugate acid। तो कोई भी बफर में दो मेंबर है, दो कंपोनेंट है, एसिड, वीक एसिड, जो उसका कॉन्जुगेट बेस, वीक बेस और उसका कॉन्जुगेट एसिड। तो पीएच का जो इक्वेशन होता है किसी भी सॉल्यूशन का, उसका जो इक्वेशन बनेगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? डिपेंड अपॉन द डिसोसिएशन ऑफ एसिडिक मेंबर। एसिडिक मेंबर कितना डिसोसिएट होता है। ओके, एंड द रेशियो, लॉग रेशियो ऑफ बफरिंग स्पेसिस। देखिए, वीक एसिड, वीक बेस में डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड एंड लॉग रेशियो ऑफ बफरिंग स्पेसिस। बफरिंग स्पेसिस क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेट बेसिस। ठीक है, और बेसिक बफर में pKa किसका हो जाएगा? कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा, और उसका बफरिंग स्पेसिस क्या हो जाएगा? वीक बेस। समझ में आ रहा है? जो बफर इक्वेशन है उस हिसाब से, बफर हेंडरसन हैसेलबैच इक्वेशन के हिसाब से, ये इक्वेशन में जो pH ऑफ एनी सॉल्यूशन इट डिपेंड्स अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिसोसिएशन कांस्टेंट pK वैल्यू पे। किसके pK वैल्यू पे? एसिडिक मेंबर ऑफ बफर एंड लॉग रेशियो ऑफ बफरिंग स्पेसिस। लॉग रेशियो ऑफ बफरिंग स्पेसिस, लॉग रेशियो माने लॉग रेशियो। ओके, ऊपर नीचे यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास दो प्रकार के बफर है, वीक एसिड कॉन्जुगेट बेस, वीक बेस कॉन्जुगेट एसिड। सो हियर पीके वैल्यू, अगर ये बफर हम नहीं चेक कर रहे तो इसका पीके वैल्यू क्या होगा? ये एसिड का पीके वैल्यू। और अगर हम बेसिक बफर कर रहे हैं तो पीके वैल्यू किसका हो जाएगा? कॉन्जुगेट बेस वाला स्पेसिस का पीके वैल्यू लेगा। और इस हिसाब से देखिए डेरिवेशन कर सकते हैं। डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं, आप हायर लेवल पे पढ़ोगे तो आपको डेरिवेशन भी जानना पड़ेगा। डेरिवेशन बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स एज्यूम करने के बाद किया जाता है। तो बफर इक्वेशन का जो बफर एक्शन का जो इक्वेशन होता है, सिर्फ
सिर्फ आपको इतना इक्वेशन याद रखना है और यही इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन आएगा, राइट डाउन द इक्वेशन आएगा। कहीं आपके सिलेबस में अभी डिराइव करना नहीं लिखा, तो डिराइव करना आपको फाइनल ईयर थर्ड ईयर में आएगा, तो वहां आप कर, ठीक है। यहाँ पे आपको सिर्फ इक्वेशन समझ लेंगे। तो पीएच एसिडिक के लिए पीएच इक्वेशन बनेगा pH equal to pKa, and dissociation constant of acidic member plus log ratio of concentration of salt upon concentration of acid. ओके, ये किसके लिए बफर इक्वेशन किसके लिए हो गया? एसिडिक बफर्स के लिए। The pH equation is of acidic buffer is pKa plus log of ratio of buffering spaces, यानी कि salt and acid, ठीक है। उसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन pH is equal to, ये बेसिक इक्वेशन बनेगा pKa of water, pK dissociation constant of water minus dissociation constant of phase, pKw minus pKb, dissociation constant of phase, dissociation constant of water, dissociation constant of phase, ये क्या हो गया? B किसके लिए यूज किया हमने? फेस के लिए यूज किया, प्लस log ratio of concentration of phase upon concentration of salt। ये दो इक्वेशन है एंडरसन-हैसेलबैक इक्वेशन। दीज आर द टू इक्वेशन एंडरसन-हैसेलबैक इक्वेशन। ये सिर्फ इक्वेशन ही याद रखना आपके लिए है, इसका डेरिवेशन कैसे डिराइव होता है ये अभी फिलहाल सिलेबस में नहीं है। क्लियर यहाँ सर? Yes, sir. ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है बफर कैपेसिटी। क्या है? बफर कैपेसिटी टॉपिक है। तो बफर कैपेसिटी पढ़ाने के पहले लेट मी आस्क वन और टू क्वेश्चन। देयर आर हाउ मेनी कॉन्सेप्ट्स गिवन फॉर एसिड एंड बेस? एसिड और बेस के लिए कितना कॉन्सेप्ट दिया हुआ है? कोई बता सकता है? जी सर, 3 कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। 4 सर 4 3 है, 3। ओके, कौन किसने कहा 3 है? एक कोई नाम सर मैंने अभिषेक सर। हाँ, अभिषेक। ओके, नेक्स्ट और कोई बता सकते हैं? वेरी गुड अभिषेक। और कोई बताइए मुझे वो 3 कॉन्सेप्ट में किसके किसके नाम से कॉन्सेप्ट है? सब पहला अरेनियस कॉन्सेप्ट है, सेकंड कॉन्सेप्ट लोडी कॉन्सेप्ट है, एंड थर्ड इज लीविस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट। ओके, वेरी गुड। आपका नाम? अभिषेक सर। अभिषेक आंसर दे रहे थे। और नेक्स्ट और कोई आंसर दे सकता है? आरएनएस कॉन्सेप्ट में क्या डिफाइन किया गया है कि एसिड किसको कहा जाता है, बेस किसको कहा जाता है? सीड सर सावर टेस्ट को बोला जाता है। बताइए अभिषेक जी। एसिड, आरएनएस कॉन्सेप्ट के हिसाब से एसिड किसको कहा गया है? capable to providing hydrogen आयन कॉन्सेंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करता है। वेरी गुड। और बेस किसको कहा गया है अकॉर्डिंग टू आरएनएस एसिड? OH माइनस आयन सर। जो सॉल्यूशन में OH माइनस आयन प्रोवाइड करता है। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट और मुझे कोई और नेक्स्ट कोई है वो जवाब दीजिए। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट में एसिड किसको कहते हैं? टू डोनेट H+ आयन, प्रोटॉन जो डोनेट करता है उसे एसिड कहते हैं। प्रोटॉन डोनेट करने वाले को एसिड कहते हैं। और ब्रॉन्स्टेड-लॉरी किसको डिपेंड करता है? डोनर एंड एक्सेप्टर ऑफ प्रोटॉन सर। ओके, वेरी गुड। और बेस कहते हैं ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के हिसाब से जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है सर H+ आयन। अभिषेक ही बोल रहे हैं सर? यस सर, अभिषेक ही बोल रहा हूँ।
अच्छा, अभिषेक छोड़ के और कोई बोलिए, और कोई है जो नाम बता सकता है अपना? ओके, नेक्स्ट इज थर्ड थ्योरी, तीसरी थ्योरी कौन सी है? लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। लेविस कॉन्सेप्ट की थ्योरी में क्या क्या कहा गया, कौन से बेसिस पे एसिड और बेस को डिफाइन किया गया? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन डोनर एक्सेप्टर कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर डोनर कॉन्सेप्ट, ठीक है? कौन सा कॉन्सेप्ट? कौन सा? इलेक्ट्रॉन डोनर एक्सेप्टर कॉन्सेप्ट सर। acid, what are acids which accept electron or donate electron? सर एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। in a chemical reaction. यस सर। और बेस क्या हो जाता है? विच डोनेट इलेक्ट्रॉन, तो डोनेट करता हूँ। in a chemical reaction, ठीक है? यस सर। तो ये हो गया एसिड बेस थ्योरी। इसके बाद हमने पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा था एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर, amphoteric nature of water. So those substances which behave both acid or base in particular conditions, they are called as amphoteric or amphiotic. Water एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है टू एक्सप्लेन द एम्फोटेरिक नेचर। वाटर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो बेस का रोल प्ले करेगा, वाटर बेस के साथ रिएक्ट करता है तो एसिड का रोल प्ले करता, ठीक है आंसर? यस सर। ओके, नाउ उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बफर कैपेसिटी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बफर कैपेसिटी, ठीक है? व्हाट इज बफर कैपेसिटी? अच्छा, बफर कैपेसिटी को मेरे ख्याल से मेरा टाइम भी खत्म हो रहा है। यस सर, टाइम अप हो गया। ओके, टाइम आउट हो रहा है, तो ये नया टॉपिक नहीं चालू करेंगे, टॉपिक कल नेक्स्ट क्लास में चालू करेंगे सैटरडे को। तो सैटरडे को लेंगे क्लास और उसमें नया टॉपिक चालू करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। ओके, चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर।